डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 14 अक्टूबर 2020 है, दिन है वेंसडे और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आईआईपी एंड इन्फ्लेशन, रिटेल स्पेंड्स, स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम केस, ये गूगल के खिलाफ जो एक केस है तो इसमें 2 स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स को भी ऐड किया गया है और लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ आईआईपी एंड इन्फ्लेशन। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले की हमारी डिस्कशन में हमने बात की थी कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि वे सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो कम हुई है। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो लेट मी टेल यू। मान लीजिए कि ये ग्राफ है, तो कोई ऐसी चीज़ थी राइट जो पहले पॉजिटिव अप जा रही थी, फिर अब ये ड्रॉप हो रही है। तो जो ड्रॉप होने की स्पीड है, पहले कैसा था कि ये धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप जो ड्रॉप देख रहे हैं वो धीरे है। और स्टीप ड्रॉप जो होता है उसमें कुछ सिनारियो इस प्रकार का होता है। तो ये स्टीप ड्रॉप, ऑल ऑफ द सडन नोज डाइव जिसको कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन की जो डाउन होने की जो स्पीड है वो कम हुई है, स्लोवर पेस इन अगस्त। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को नापने के लिए एक इंडेक्स है जिसका नाम है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जून में 10.7% था ये। रिमेंबर, ये रेड कलर में है और यहां पर जो रेड कलर में इंडिकेट कर रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्शन का रेड कलर है। तो ये माइनस में ही है लेकिन 15.7% इसका ड्रॉप हुआ था। फिर जुलाई में ये जो स्पीड है वो थोड़ी कम हुई 10.7% और अगस्त में सिंगल डिजिट में आ गया है 8% पर, तो विच इज़ नॉट दैट बैड। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप देखें तो लास्ट ईयर सेम पीरियड में 2.4% जितना ग्रोथ हुआ था। और अब देखिए पहले 5 महीने जो है फाइनेंशियल ईयर 21 के, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020, तो ये 5 महीनों में फैक्ट्री आउटपुट जो है ये 25% श्रैंक हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग रेड में है, 8.6% ड्रॉप, माइनिंग 9.8%, इलेक्ट्रिसिटी 1.8%। कैपिटल गुड्स की बात करें, कैपिटल गुड्स जो हैं वो एक चीज़ के इंडिकेटर हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर लोग कैपिटल या फिर फैक्ट्रीज, कंपनीज, बिजनेसेस कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मार्केट में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स जो हैं उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा स्टीपेस्ट डिक्लाइन 15.4% से कैपिटल गुड्स जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं वो भी एक प्रकार का इंडिकेशन है कि अर्बन एरिया की डिमांड कैसी है, तो ये भी डबल डिजिट में है, 10.3% से इसका ड्रॉप हुआ है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात करें तो सिंगल डिजिट में है 3.3%। और बाकी की कुछ चीज़ें जैसे कि गुड्स एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी टैक्स कलेक्शन, फिर पावर डिमांड, ई वे बिल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली थी जिसके बारे में हमने बात की थी। इनफैक्ट सितंबर का जो आंकड़ा है वो लास्ट ईयर के आंकड़े को भी क्रॉस कर गया है इन सारी चीज़ों में, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब बात करें इन्फ्लेशन की। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 7.34% पर है, विच इज़ वेरी हाई। अगेन एमपीसी के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बात की थी लेकिन शायद आप में से कोई नए स्टूडेंट हो तो लेट मी टेल यू कि जब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को गठित किया गया था उस टाइम पर सरकार ने आरबीआई को एक टारगेट दिया था कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। 4% जो हैं ये एक पॉइंट दिया गया सेंटर, और मैक्सिमम इन्फ्लेशन जो है वो 6% हो सकता है और मिनिमम जो है वो 2%। ये 2% और 6% की रेंज के बीच में इन्फ्लेशन को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई थी, लेकिन कोविड-19 और उसके बाद जो सिचुएशन हुई है तो इन्फ्लेशन जो है ये 6% की जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा है, 7.34% है। उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो दैट इज़ फूड इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन क्लाइम्ड टू एन 8-month हाई इन सितंबर। सितंबर में अगर देखें तो पिछले 8 महीनों का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो
सितंबर में हमें देखने को मिला है आंकड़ा जो है 7.34%, और डबल डिजिट पर फूड इन्फ्लेशन। फूड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटेल इन्फ्लेशन में। और वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स आप देखिए, वेजिटेबल्स में 20.73% उछाल देखने को मिला। अगस्त में ये 11.4% था, सितंबर में 20.73%। फ्रूट्स की बात करें तो इसमें भी एक राइज देखने को मिला है। लास्ट मंथ ये 1% इंक्रीज हुआ, दिस मंथ सितंबर यानी कि लास्ट सितंबर की बात हम कर रहे हैं, तो सितंबर के पहले का जो महीना है अगस्त, तो उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स भी अगस्त में 1% थे, सितंबर में 3.21%। क्लोथिंग एंड फुटवेयर 3.04, हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.83, फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन 2.87। तो ये सारी चीज़ें रिटेल में आती है, तो इसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मीटिंग होगी दिसंबर में, अब मीटिंग होगी, जो नेक्स्ट बाई मंथली पॉलिसी आएगी, तो इस बाई मंथली पॉलिसी में एमपीसी जो हैं वो रेपो रेट को कम नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग ईजिंग जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एज फार एज दिस फर्स्ट टॉपिक इज कंसर्न्ड। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 16 अक्टूबर 2020 तक हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर EMI की ऑफ़र भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर आप हमारी EMI ऑफ़र के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। क्या आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं? क्या आपने सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दिया है? अगर नहीं किया है देन दिस इज़ द राइट टाइम, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। फिर बात करते हैं रिटेल स्पेंड्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आया है। CMS इन्फो सिस्टम्स ये एक ऐसी कंपनी है जो कैश हैंडल्स करती हैं, कैश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, जो बैंक्स हैं उनके ATMs को टॉप अप करना, उसमें पैसे रहें, ये सारी चीज़ें अक्रॉस द कंट्री ये फैसिलिटीज़ या फिर ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं CMS इन्फो सिस्टम्स। अब इनका जो आंकड़ा है उसके ऊपर से ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो रूरल एरिया में से कर रहे हैं। India's September retail spending rose 12% from August with a revival strongest in rural areas. ग्रामीण विस्तार में पैसे जो है वो सबसे ज़्यादा कैश की डिमांड है, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स में, FMCG प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंश्योरेंस, यूटिलिटी पेमेंट्स, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ जनवरी 2020 का जो लेवल था, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 जो हमारे देश में आया उससे पहले का जो लेवल था, उसको फिलहाल क्रॉस कर दिया है रूरल स्पेंडिंग ने। तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। फिनो पेमेंट्स बैंक ये भी यही काम करती हैं, कैश को पहुंचाने का काम, और इनका भी कहना ये है कि प्री कोविड-19 परफॉर्मेंस जो है उसको भी स्पेंडिंग जो है, ये कैश जो खर्च किया जा रहा है, पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं वो प्री कोविड परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो रूरल एरिया में या फिर ग्रामीण विस्तार में रहने वाले लोगों के द्वारा खर्च किया जा रहा है। सेमी अर्बन एरियाज़ की बात करें तो जो प्री कोविड टाइम था उस 93% तक पहुंच गया है कैपेसिटी तक, राइट, स्पेंडिंग की। अगर सेमी अर्बन एरिया की कैपेसिटी की बात करें तो पहले लेट्स से कि वो महीने में 100 रुपये खर्च करते थे, तो अब 93 रुपीज़ कर रहे हैं। यू नो, टू मेक इट सिंपल, ये एक एग्जांपल है। अर्बन एरिया जो हैं उसमें रिकवरी कुछ 60% तक पहुंच गई है। 70% कंपनी का जो बिजनेस है ये रूरल मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं। इनफैक्ट आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा कि एग्रीकल्चर इज़ द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव में, मीन्स अच्छी बरसात हुई, अच्छी फसल हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बेनिफिट्स मिले, तो ये सारी चीज़ों से किसान जो है उनके पास, उनके हाथों में पैसे, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के हाथ में पैसे आए हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आज भी चीज़ें बहुत ही
नेगेटिव हैं तो दैट इज़ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कपड़े का बिजनेस है, रेलवे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाउन हैं। स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम केस, कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे टेलीविज़न्स जो हैं, स्मार्ट टीवीज़ जो हैं, तो उसमें एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम ही आती हैं। तो गूगल के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट कंप्लेन की गई। अब इस कंप्लेन में Xiaomi और TCL इंडिया, ये दोनों कंपनीज़ का नाम भी ऐड किया गया है। इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कंपनीज जो हैं, गूगल, Xiaomi इंडिया और TCL इंडिया, मिलकर क्या कर रही हैं, कलेक्टिव डोमिनेंस। पे अटेंशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पहली बार आप इसको सुन रहे हैं एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न्ड। तो कलेक्टिव डोमिनेंस जो है, इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप जो हो, ये ग्रुप मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि उनका दबदबा आ जाए मार्केट के ऊपर। द प्रॉब्लम इज कि हमारे देश में जो कंपटीशन के साथ जुड़े हुए लॉ हैं, उसमें कलेक्टिव डोमिनेंस के साथ जुड़ी हुई कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये जो पूरा केस है वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट में ये केस में अगर आपने रूल ही, कोर्ट जो है वो रूल्स नहीं बनाती है, कोर्ट्स जो है वो रूल का इंटरप्रिटेशन करती हैं। अगर रूल में ये लिखा गया है कि मर्डर की सज़ा 2 हफ्तों की जेल है, तो फिर कोर्ट को तो वही करना पड़ेगा। कोर्ट को भी पता है कि इतना किसी को मार दिया और सिर्फ 2 हफ्तों की सज़ा, लेकिन बुक में अगर लिखा है 2 वीक्स, देन कोर्ट हैज़ टू फॉलो दैट थिंग। लेकिन अगर कोई लॉ ही नहीं है तो फिर कोर्ट भी क्या कर सकती है। तो ये केस जो है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। कलेक्टिव डोमिनेंस refers to a market in which 2 or more independent players having economic links jointly hold a superior market position relative to other players in the market। 2 या 3 कंपनी मिलकर, जिनके एक दूसरे के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, तो ये मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि उनका डोमिनेंस यहाँ पर आ जाए। और ये 2 स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि गूगल के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एंटी कॉम्पिटिटिव हैं, तो इनको एंटी कॉम्पिटिटिव टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर काम करने के लिए 2 कंपनीज तैयार हैं, और इसकी वजह से दूसरी कंपनीज काम नहीं करती है और ये काम करती है, तो इसकी वजह से इनका एक डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ गया है। सेक्शन 4 जो है कॉम्पिटिशन एक्ट का, उसमें सिर्फ एन एंटिटी और एंटिटीज़ अगर लिखा होता कि एक से ज़्यादा कंपनीज, तो कुछ बन पाता, लेकिन एक एक शब्द की कीमत होती है रूल्स में। और कंपटीशन एक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप अगर कोई हैं तो उनको डील करने के साथ जुड़ा हुआ कोई भी खास लॉ नहीं है। तब देखते हैं आगे क्या होता है। 2020 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ये दिया गया है पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों की तस्वीर है, तो ये हैं पॉल और ये हैं रॉबर्ट। दोनों ने किस फील्ड में काम किया है? अगर आपने आज का द हिंदू एनालिसिस देखा है तो आपको पता है कि दोनों ने ऑक्शन ऑक्शन के साथ उन्होंने काम किया। कि ऑक्शन जो नीलामी कहते हैं, तो बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो उन्होंने कॉमर्शियल ऑक्शन के ऊपर जो थियरीज़ थी और थियरीज़ से जो प्रैक्टिकल चीज़ें उन्होंने बताई, तो इसकी वजह से ऑक्शन थियरी में या फिर ऑक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोबेल कमेटी ने ये तय किया है कि इनको ये इकोनॉमिक 2020 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो इनको दिया जाए। कमेटी ने ये बताया कि इनकी थियरी और इनकी डिस्कवरी की वजह से जो बेचने वाला व्यक्ति हैं, जो खरीदने वाला व्यक्ति हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैक्सिमम मनी। जनरली हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ नीलामी करते हैं तो मैक्सिमम पैसे हमारे पास आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर सरकार स्पेक्ट्रम बेच रही है तो सरकार ये नहीं देखेगी कि स्पेक्ट्रम एक किसी भी कंपनी को दे दो जो सबसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे सरकार को तो एक बार मिल गया, लेकिन स्पेक्ट्रम का अगर राइट उपयोग नहीं किया तो पूरे देश को इसकी इम्पैक्ट नज़र आएगी। क्योंकि फिर मोबाइल कनेक्टिविटी स्प्रेड नहीं होगी, इंटरनेट स्प्रेड नहीं होगा हमारे देश में, तो लोगों का लर्निंग, टेलीमेडिसिन, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, जो पोटेंशियल जो चीज़ें हमने अनलॉक नहीं की हैं, ये लॉक्ड ही रहेगी। दैट्स द रीज़न कि उनको ये अवार्ड जो है वो, ये प्राइज़ जो है वो दिया गया है। विल्सन्स वर्क शोड व्हाई रैशनल बिडर्स टेंड टू बिड अंडर देयर ओन एस्टिमेट
ऑफ द वर्थ ड्यू टू वरीज ओवर द विनर्स कर्स। विनर्स कर्स का मतलब ये है कि देखिए एट द एंड ऑफ द ये कोई भी एक ऑक्शन है, एट द एंड ऑफ द ऑक्शन यू विल फाइंड कि आपने जो चीज़ रखी थी वो कोई ना कोई तो ख़रीद लेगा, लेकिन जो रैशनल बीडर है, जो सोच समझ कर बढ़ने वाला, जो आगे बढ़ने वाला बीडर है, वो देखेगा कि आप विनर्स कर्स में ना आ जाए। विनर्स कर्स में यानी कि वो चीज़ खरीदने के चक्कर में आपने 10,000 की जो चीज़ थी, फिर आप कंपटीशन के उस फ्लो में आ गए और आपने उस चीज़ को 50,000 में ख़रीद लिया। तो ये हो गया विनर्स कर्स कि आपने चीज़ तो आपको मिल गई, ऑक्शन तो आप जीत गए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे देकर आपने उस ऑक्शन को जीता है। तो इसको कहते हैं विनर्स कर्स। जस्ट एक आइडिया है। And that's basically everything in today's discussion. When I say idea है, I mean to say कि मैं सिर्फ ये एक चीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ. This is what winners curse is all about. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर से आपको डायरेक्टली कोई प्रश्न पूछा जाए, लेकिन हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्पेक्ट्रम के ऑक्शन होते हैं, फिर IBC में एक प्रकार की बिडिंग की जाती है, isn't it? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको देखना है। फ्यूचर में फॉर एग्जांपल एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया को भी सरकार बेचना चाहती है, तो उसके लिए भी ऑक्शन इसके किए जाएंगे, राइट? तो ये चीज़, ये जो नोबेल पुरस्कार हैं उसको, ये जो विनर्स कर्स हैं या फिर सोसाइटल बेनिफिट रादर दैन मैक्सिमल रेवेन्यू, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर आपको आज की डिस्कशन से इसके बारे में पता चल ही गया है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। नाउ आई विल सी यू टुमारो। डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया स्मार्ट कोर्स के बारे में, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इसको सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। एन्जॉय योर डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।